अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं आज ऑफ़िस की तरफ जब आ रही थी तो मैंने देखा कि लोग जो थे, मतलब वैसे तो इस्लामाबाद इज़ यूजुअली वेरी क्वाइट, बहुत ज़्यादा रश और वो उस किस्म का नहीं है जिस तरह से कि पाकिस्तान के बाकी नेचुरल लुकिंग शहर हैं। इस्लामाबाद हमारे जो हैं वो ज़रा अननेचुरल से लगते हैं, लेकिन ये मैं देख रही थी कि लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल के क्रिसमस की सजावट में और उसको मनाने की जो एक गहमा गहमी होती है वो सुबह से ही हमें आज यहाँ पर नज़र आ रही थी। और कुछ दिन पहले से ही ज़ाहिर है ये चीज़ें तो शुरू हो जाती हैं, लेकिन आज क्योंकि तारीख़ ऐसी है कि कल पाकिस्तान और दुनिया भर में क्रिसमस मनाई जाएगी, हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं वो क्रिसमस मनाएंगे, तो इसलिए मुझे लगा कि आज तो बस अब ये आखिरी लम्हात आन पहुँचे हैं कि बस वो क्रिसमस की जो आखिरी तैयारियां हैं, कहीं कोई लाइट लटकानी या कहीं कोई क्रिसमस ट्री को इरेक्ट कराना, तो वो सब सिलसिला जो है वो आज की रात तक जो है ख़त्म हो जाएगा और फिर सिर्फ तैयारी हो चुकी भी होगी लोगों की मनाने की। और अवैस भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो काफ़ी देर से मौजूद हूँ, मगर आप जो हैं वो पहले क्रिसमस की तरफ चले गई। पहले सलाम दुआ तो कर लेती मुझसे। सलाम दुआ आपसे इसलिए नहीं की जनाब कि आपकी बत्ती गोल हो गई थी, आपकी बिजली चली गई तो आपके स्टूडियो में हो गया था अंधेरा। तो आप बजाय इसके कि मैं नाजरीन को अंधेरे में हम अवैस को ढूंढते एक स्क्रीन पे किस तरफ टटोल टटोल के अवैस बैठे, तो हमने कहा चलो भाई अवैस का इंतजार करते हैं, तब तक हम आपको बता दें कि क्रिसमस की तैयारियां जो है बस वो आखिरी तक पहुंच गई हैं। और ये देखें कि वो बत्ती चली गई। खैर नाजरीन, इसमें कोई अननेचुरल बात नहीं है, जिस तरह से कि मैंने वर्ड यूज़ किया था ना अननेचुरल लुकिंग शहर, तो इसमें कोई अननेचुरल बात नहीं है। बत्तियाँ हमारी तो आती जाती रहती हैं। मैंने जब से होश संभाला था तब से मैं देख रही हूँ कि इस मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है। हर साल जो भी हुकूमत आती है वो आने से पहले ये नारे लगाती है हम लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे, और वो आज तक कोई वादा ऐसा पूरा ना हुआ। तो लोड शेडिंग तो जो है जी हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है, और उसके बगैर पता नहीं जब लोड शेडिंग नहीं हुआ करेगी तो हमें कितनी बेचैनी और मतलब वो एक गैर इत्मीनानी किस्म की कैफियत में हम होंगे कि बिजली क्यों नहीं जा रही, बिजली क्यों नहीं जा रही, लाइट क्यों नहीं जा रही। लेकिन एनीवे, लाइट जाने से पहले अवैस की, बल्कि लाइट आने से पहले, जब अवैस हमारे साथ में मौजूद हैं और वो हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं आपको ज़रा वेदर की तरफ ले जाती हूँ। क्रिसमस के हवाले से लोग तैयारियां कर रहे हैं और जाहिर है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर आउटडोर सेटअप्स भी लगाए गए हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग होती है, खाना पीना होता है। तो ये सब जो सिलसिला है इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि मौसम जो है उसको आप मद्देनज़र रखें और उसके हिसाब से जो है अपनी तैयारियां वगैरह करें, अपने प्लान्स बनाएं। तो इस्लामाबाद कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। लाहौर कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में बादल हैं और स्मॉग का तो डेरे हैं ही वहाँ पे। कराची कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वेटा कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। और लाहौर के बासियों को हम ये बता दें कि नाजरीन मास्क ज़रूर पहनकर घर से बाहर निकलें। वैसे तो कोविड की सूरत हाल में हमें सबको मास्क पहनने की ही करनी चाहिए तलकीन, लेकिन लाहौर में ज़रूरी इसलिए है कि लाहौर में तो स्मॉग के भी बड़े मसाइल हैं मौजूद। और अवैस की लाइट की क्या सूरत हाल है जी, अवैस की बिजली का हमें बता दें ताकि हम अच्छा, अवैस की अभी बिजली नहीं आई है तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम नाजरीन वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे अपनी इंट्रो स्टोरीज़ की तरफ, और उसके बाद जी हम अवैस से भी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से जोड़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि दिसंबर के महीने में ज़ाहिर है लोगों के लिए एक खुशी का समय ये होता है कि क्रिसमस मनानी होती है उन्होंने, लेकिन क्रिसमस मनाने के लिए बहुत से लोगों के ऐसे प्लान्स होते हैं कि जिनमें वेदर का बड़ा अमल दखल होता है। और वैसे भी हमने एक चीज़ देखी है कि सर्दियों की बारिशें उस तरह से अभी तक पाकिस्तान में हुई नहीं हैं, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शंस और नज़ला ज़ुकाम और फ्लू वगैरह की जो कैफियत हैं वो फैली नहीं है। तो हमारे साथ डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब मौजूद हैं महकमा मौसमियात से, और उनसे हम जानते हैं कि ये जो वीकेंड आ रहा है, क्रिसमस वीकेंड जिसको हम कहेंगे, इस पे मुल्क के मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, कोई बारिश का इम्कान है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस क्रिसमस वीकेंड पे हमें मौसम कैसा देखने को मिलेगा? उम्मीद है कि बारिश होगी इंशाल्लाह। सैटरडे को बलूचिस्तान में बारिश के चांसेस हैं और स्नोफॉल भी है वहाँ पे के माउंटेनियस एरियाज में, और बाद जो है ये वेदर सिस्टम जो स्प्रेड कर जाएगा पूरे मुल्क के अंदर, और संडे वाले दिन, इतवार वाले रोज पूरे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह बारिश है, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ हिस्से शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में भी संडे वाले दिन जो है वो बारिश का इम्कान है।
और इसी तरह स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड है संडे को। जो हमारे माउंटेनियस एरियाज हैं, गिलगित का है, मरी के एरियाज हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में इतवार के रोज़ जो है वो बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर हम एरिया स्पेसिफिक बात करें तो कहीं कोई जिसको कहते हैं कि स्नो स्टॉर्म या इस किस्म की चीज़ तो नहीं है अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें या हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है? उसमें ज़्यादातर ये होता है कि अगर कुछ एरियाज में शॉर्ट टर्म के लिए हैवी स्नोफॉल हो जाती है, उसकी वजह से रोड ब्लॉकेज वगैरह जो है वो विटनेस की जाती है। तो जो ट्रैवलर्स हैं, खासतौर पे जो सयाह हैं, वो ज़रा थोड़ी सी एहतियात करें कि जब स्नोफॉल वगैरह हो रही हो तो उसमें एहतियात से ड्राइविंग करें और रोड ब्लॉकेज वगैरह के लिए वो जो है वो अपडेट रहें। लेकिन ये है कि स्नोफॉल की वजह से रोड ब्लॉकेज का जो है वो खदशा जो है बहरहाल हमारे माउंटेनियस एरियाज में रहता है। बिल्कुल सही है। और कोई ख़ास तलकीन आप करेंगे लोगों को जो क्रिसमस की छुट्टियों में पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएंगे या दीगर कोई ऐसी इलाके हैं जहां पर अगर बहुत ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है तो वहां पर किस किस्म की एहतियात ज़रूरी होगी आपके मुताबिक? एक तो यह है कि विंटर है, कोल्ड वेदर है, दिन के औकात के जो टेम्परेचर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि वेदर जो है वो क्लाउडी हो जाएगा सैटरडे और संडे को। इवन मंडे के मिड डे तक जो है वेदर जो है वो क्लाउडी रहेगा, तो अपने आप को वार्म रखें। इसी तरह स्नोफॉल जो है उसको जरूर एंजॉय करें लेकिन एहतियात के साथ। और इसी तरह जब रोड आप ट्रैवल कर रहे हैं सड़क के ऊपर तो आप जो है रोड अपडेट्स और वेदर अपडेट्स अपने आप को आगाह रखें। इसी तरह ये एक वेलकम रेनफॉल भी हो सकती है उन किसान हज़रात के लिए जो कि क्योंकि जिन्होंने गंदम वगैरह बोई हुई है, तो जो वाटर स्ट्रेस है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसी तरह जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो हवा में पोल्यूटेंट्स वगैरह फैले हुए हैं इन बारिश की वजह से पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में, सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो बारिश की वजह से काफ़ी हद तक जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। और स्मॉग भी सेटल डाउन हो जाएगी ना बारिश की वजह से? जी बिल्कुल। अच्छा, और डॉक्टर साहब फाइनली ये भी बताइएगा कि इस साल के विंटर के हवाले से हमारी वैसे मेट ऑफिस की पेशगोइयाँ क्या हैं, किस किस्म का विंटर होगा? क्योंकि वो हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ठंडे इलाके थे वो उनमें जो है गर्म मौसम का दौरानिया बढ़ गया है, सर्दियाँ कम हो गई हैं, और जो सर्द इलाके थे उनमें गर्मी का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ इस साल का विंटर कैसा होगा? और डॉक्टर साहब से हमारा मेरा ख्याल है कि राब्ता जो है वो जी डॉक्टर साहब बोलिए, फरमाइए। ओवरऑल रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो नॉर्मल रेनफॉल पूरे मुल्क के अंदर जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी या विंटर रेनफॉल वो एक्सपेक्टेड है। तो उम्मीद है कि नॉर्मल की रेंज में जो है वो रेनफॉल्स होंगी हमारे पास विंटर में इस साल। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। और अपना बहुत ख्याल रखिए, क्रिसमस एंजॉय कीजिए, और लेकिन एहतियात के साथ। ये चीज़ ज़रूरी है कि एहतियात कोविड के हवाले से भी और दीगर मामलात में भी एहतियात का जो दामन है वो हाथ से नहीं जाने देना। अब हम ज़रा थोड़ी सी इंट्रो स्टोरीज़ की तरफ अपने चलते हैं। और भारत से अगर हम आगाज़ करें तो भारत में एक इंतहा पसंदी की ऐसी वेव चल पड़ी है कि जिसने भारत के वो जो सेकुलर एक आइडेंटिटी थी उसको तो खैर दुनिया में बिल्कुल ही चैलेंज करके रख दिया है। तो भारत में हिंदू इंतहा पसंद जमात की जानिब से मुसलमानों को जान से मारने के लिए उकसाने की वीडियोस सामने आ गई हैं। और भारतीय शहर हर दौर में हिंदू इंतहा पसंदों के जो है 3 रोज़ा कन्वेंशन का जो इनेकाद है वो किया गया था वहाँ पर इस दौर में। और मुकर्रीन शुरका को मुसलमानों के कत्लेआम पर उकसाते रहे वो लोग। और कन्वेंशन में भारतीय हुक्मरान जमात जो है बीजेपी, उसके रहनुमा भी शरीक थे। इंतहा पसंद लीडर अन्नापूर्णा जो हैं उन्होंने कहा कि 2 लाख मुसलमानों को मारने के लिए सिर्फ 100 रज़ाकार दरकार होंगे, और अगर उन्हें ख़त्म करना चाहते हो तो उन्हें कत्ल कर दो और जेल जाओ। प्रभु आनंद जो हैं उनके एक और शख्स हैं, उन्होंने कहा कि कत्ल करो या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। बेसिकली वो मुसलमानों से खौफ खाते हैं। ये जो उनका जुमला था कि कत्ल करो या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये बेसिकली वो उस थ्रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो वो मुसलमानों से फील करते हैं। हालांकि यकीन जानिए हमारा मज़हब और हमारा दीन हमें वायलेंस पर नहीं उकसाता। मुसलमानों को ऐसे निकालो जैसे म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला गया था, ये भी उन्होंने कहा है, वीडियोज़ में हम सुन सकते हैं। और वीडियोज़ में ये भी कहा गया है कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार काफ़ी नहीं है, वो तलवारों से नहीं मरेंगे, उन्हें मारने के लिए जदीद हथियार लेने होंगे। और इन सारी वीडियोज़ में जो है ये सिलसिला चल रहा है, इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो भारतीय पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया हेट स्पीच पर या जो कहते हैं कि इंसाइटमेंट टुवर्ड्स वायलेंस पर। तो ये वहाँ के हालात हैं। और अल्लाह ताला वहाँ के मुसलमानों को भी महफूज रखे और दीगर भी जहाँ जहाँ पर लोग इंतहा पसंदी का शिकार हो सकते हैं उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आगे बढ़ते हैं।
ये हिंदुत्व की थोड़ी सी मज़ीद ऐसी बात थी कि जो हम चाह रहे थे कि आप लोग उनको आपको बताया जाए। एक और चीज़ है, और बाबा बुल्ले शाह का एक जुमला जो है वो मुझे याद आया। वो कहते थे कि बाजी ले गए कुत्ते, और कुत्ते वाकई बाजी ले गए हैं। इस वीडियो में अगर आप देखें आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि भारतीय रियासत है जी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के गांव में जब इंसानों ने एक नौज़ायदा बच्ची को खेत में बेआसरा छोड़ दिया, मतलब आप ये देखें कि ये बच्ची है और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त किस कदर सर्दी है, और उसको नौज़ायदा बच्ची को बेआसरा छोड़ दिया, कपड़े भी उस बच्ची के तन पर नहीं थे। ऐसे में एक कुतिया ने उसका पहरा दिया, और सिर्फ अकेले उसी ने उसका पहरा नहीं दिया, उसके नन्हे मुन्ने जो बच्चे थे, पपीज़ थे, ये भी लिखा गया है खबर में कि उसके बच्चों ने इस बेलिबास बच्ची के जिस्म से अपने जिस्म को लगाकर उसे सारी रात हरारत बख्शी। ये देखें, ये उसको बेसिकली उसको गर्म रखा, उस बच्ची को सर्दी से बचाया, और इंसानों ने इस बच्ची को सख्त सर्दी में बेलिबास छोड़ दिया था, तो कुत्ते जो हैं इसके रेस्क्यू को आ गए। और आप ये देखें कि इंसान जालिम हो सकता है, किस अगर इंसान जुल्म पे उतर आए तो फिर मेरा ख्याल है कि इंसान से ज़्यादा जालिम चीज़ दुनिया में कोई नहीं बनाई गई बनी होगी। लेकिन ये है कि एक जानवर को इस चीज़ का एहसास हो गया कि वो बच्ची जो है वो बेलिबास है और सख्त सर्दी है और बेआसरा है बेसिकली। तो सुबह जब हुई और किसान खेतों में आए, तो किसान खेतों में आकर उस बच्ची के रोने की आवाज़ से उसको ढूंढते ढूंढते मुख्तलिफ जगह पर उसको ढूंढते ढूंढते उस बच्ची के पास पहुंचे, और जब उन्होंने देखा तो ये देखकर वो हैरान रह गए कि उस कुत्ते के बच्चे जो हैं, कुतिया के बच्चे, वो उस बच्ची के साथ बिल्कुल लगे हुए थे और उसको हरारत बख्श रहे थे। और फिर बाद में बच्ची को वो ज़ाहिर है किसान जो हैं वो डॉक्टर्स के पास ले गए, उसका तिब्बी मुआयना हुआ, और तिब्बी मुआयने में डॉक्टर्स ने ये बताया कि सर्दी में रात भर वैसे तो ये बेचारी बच्ची पड़ी रही, लेकिन बिल्कुल सेहतमंद है, क्योंकि इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इस कुत्ते के बच्चों की वजह से नॉर्मल रहा है। तो इसको वो सर्दी या उस किस्म का जो है सिलसिला नहीं हुआ कि इसको सर्दी नहीं लगी जिसकी वजह से कि इसकी जान को किसी किस्म का ख़तरा हो। तो एक तो जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, और ये भी जहन में रखिए कि इंसान किस कदर जालिम हो सकते हैं, और जानवरों को कभी कभी एहसास हो जाता है, बल्कि जानवरों को ज़्यादा ही एहसास होता है इंसानों से। तो ये एक ख़बर थी जो कि बिल्कुल ही दिल को लग गई, और जब हम भी देख रहे थे तो बड़ा दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ, और एक खुशी की फीलिंग भी हुई कि चलें हम नहीं तो कोई और सही जिसने उस बच्ची का ख्याल रखा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और गाड़ियों के हवाले से बड़ा लोग परेशान होते हैं किसी जगह पर जब उसको पार्क करते हैं। गाड़ियों में मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैकर्स लगाते हैं, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं कि सेफ़ पार्किंग स्पॉट में अपनी गाड़ी को पार्क करें ताकि कोई उसके अंदर से चीज़ें वीज़ें ना चुराए। अब अमेरिका में लोगों की कारों के शीशे तोड़कर कीमती अशिया ले जाने की वारदातें बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, तो आवाम ने बड़ा ये एक दिलचस्प और क्रिएटिव नुस्खा आजमाया है कि वो चोरियों को रोक सकें। अब वो करते क्या है, पार्किंग में गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं, और पार्किंग में गाड़ियों को जब खड़ा कर देते हैं तो उनके दरवाजे, शीशे, उनका जो बूट जिसको हम कहते हैं वो खुली छोड़ देते हैं। और जब वो खुला छोड़ देते हैं, मिसाल के तौर पे एसयूवी कारों के पीछे जो है वो ट्रंक जो है उसके दरवाजे वो खुले छोड़ देते हैं। उससे होता ये है कि दरअसल उनका मकसद बेसिकली ये है कि जो है वो लोगों को ये बताएं, चोरों को ये पैगाम दे बेसिकली कि कार में कोई कीमती शय नहीं है जिसके लिए आप तकलीफ़ करेंगे, तो ये तकलीफ़ ना करें। असल में होता ये था कि चोर जो है अक्सर गाड़ी का शीशा तोड़ते थे, और फिर वो सिर्फ यही उनको पता चलता था, सारी मेहनत करने के बाद, शीशे वीशे तोड़ने के बाद ये पता चलता था कि अरे गाड़ी में तो कोई कीमती चीज़ पड़ी ही नहीं है जिससे उनको फ़ायदा हो सके। तो मालिकों ने ये सोचा है कि भाई गाड़ी को खुला छोड़ देंगे, दरवाजे शीशे सब खोल देंगे, और हम जो है ये पैगाम दे रहे हैं कि गाड़ी में कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करके आप मतलब अपना टाइम भी ज़ाया ना करें और अपनी एनर्जीज भी वेस्ट ना करें। तो सैन फ्रांसिस्को जो है उसका है बे एरिया, उसके रिहायशी अफराद जो हैं अब परेशानी से बचने के लिए गाड़ियाँ ही खुली छोड़ देते हैं और गाड़ियों में किसी किस्म का कोई कीमती सामान नहीं रखते। ये चीज़ वैसे पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी एडवाइस की जाती है लोगों को कि आप गाड़ी में बैग या किसी किस्म के पैसे, नोट वगैरह सामने ना रखें, ताकि जो शख्स गुजर रहा है, कोई चोर गुजर रहा है, उसको गुजरते हुए ये नज़र अगर आ जाए कि पर्स पड़ा है किसी का या पैसे पड़े हैं, 5000 का नोट पड़ा है, तो वो टेम्प्ट होगा और जाहिर है वो जो चोर है वो तो फिर चोरी करेगा, तो उससे आपका भी नुकसान होगा। महज 5000 रुपए के लिए या पर्स में चाहे कुछ हो ना हो, खाली बैग भी सामने ना रख के जाएं, गाड़ी में छुपाएं या उसको जो है गाड़ी में सामान वैसे ना रखें, ये एडवाइस करते हैं लोग। और आखिर में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देते हैं कि जो चीज़ें अब आप टीवी पर देख सकेंगे वो आप चख भी सकेंगे और उसी वक्त चख सकेंगे और टीवी से ही चख सकेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो ये हुआ है मामला कि टीवी और टेस्ट जो है एक साथ अब आने वाले हैं। जापान में एक ऐसा टीवी बनाया गया है, जापानी लोग भी वैसे कमाल ही हैं, क्या कर जाते हैं कभी कभी। जापान में एक ऐसा टीवी बनाया गया है जिस पर ज़बान लगाकर स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली जो खाने की चीज़ें हैं वो उनका जायका जो है वो चखा जाएगा और आप इस काबिल होंगे कि आप वो जायका चख लें। और जापानी प्रोफेसर हैं जी,
उन्होंने खाने के जायके फराहम करने वाले इस टीवी स्क्रीन का नमूना जो है वो तैयार कर लिया है। स्क्रीन को बनाने का मकसद ये बयान किया गया है उनकी तरफ से कि कोविड का दौर था, लॉकडाउन्स थे, आप बाहर नहीं निकल सकते थे, तो जो घर बैठे आप बाहर के खानों का जायका चख लेंगे। तो इस डिवाइस को बनाने में $875 यानी कि 1,55,000 से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए की लागत आई है। और अब देखना ये है कि कब इसका जो प्रोटोटाइप है वो टेस्टिंग के फेज से और इन सारे फेजेस से निकल के बाकायदा तौर पर मार्केट में आ जाएगा। और फिर मैं और अवैस और आप सब जो हमें देख रहे हैं इस टीवी पर, वो आप हमें उस टीवी पर देखिएगा। फिर आपके लिए हम टेबल पे यहाँ पर खाने का फिलहाल मुझे आप ये बताइए, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? बिल्कुल मैं आपको सुन सकती हूँ। अवैस की बत्ती आ गई है नाजरीन। मैंने सारी आपकी गुफ्तगू सुनी, सारी स्टोरी सुनी, और मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि जापान वाले कोई ऐसा टीवी इजाद करें कि जब बत्ती ना हो तो भी वो टीवी चल रहा हो। कैमरे ऐसे इजाद कर दें, सैटेलाइट ऐसी इजाद कर दें कि बिजली ना हो और फिर भी हमारी कम्युनिकेशन होती रहे, लोग देखते रहे। ऐसी कोई चीज़ इजाद करें जापान वाले, तब उनको मानूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, तब आप उनको मानेंगे। वैसे तो मैं उनको इस बात पे भी मान गई हूँ। वैसे ये जो चखने का सिलसिला उन्होंने टीवी के थ्रू शुरू किया है ना, मैं मान गई हूँ भाई। बिल्कुल भाई, वाकई ये कमाल बात है, और वाकई ऐसी बात है कि आप सोच नहीं सकते कि अच्छा टीवी से आप कैसे चख सकेंगे किसी भी चीज़ को। लेकिन भाई ये इसी को कहते हैं तरक्की, इसी को कहते हैं दिमाग, और जिस तरीके से ये लोग दिमाग लगाते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये चीनी, जापानी, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। अभी तो बस सिर्फ ये है कि वो जो गाड़ियाँ, तभी तो सांस निकला हुआ है दीगर बड़े ममालिक का। हाँ बिल्कुल सही बात है, सब उनसे परेशान है, सब जरा डरे हुए हैं कि यार ये पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन वो जो गाड़ी चोरी करने वाली खबर आप बता रही थी ना, जिसमें गाड़ी में से सामान चोरी हो रहा है और लोगों ने गाड़ी खुली छोड़ दी है, तो इसका भी कोई ना कोई चीन जापान वाले इलाज निकाल ही लेंगे। ये तो बड़ा आसान सा हल है, मगर पाकिस्तान में ये इम्प्लीमेंट किया नहीं जा सकता। आप गाड़ी खुली छोड़ के जाएंगे तो गाड़ी ले जाएगा कोई ना कोई, सामान तो छोड़ें दूर की बात, गाड़ी ले जाएगा। तो सीटें निकाल लेंगे, वो जो टेप जो होता है आपका डेक होता है, उसका जो गोल वो वॉल्यूम का होता है ना घुमाने वाला, वो निकाल, मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं, निकाल के ले जाएंगे। तो ये है कि सिलसिला ऐसा ही है। इन्होंने चोरों को हल्का ले लिया है, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया वालों ने चोरों को हल्का ले लिया। भाई चोर भी दिमाग लगाकर सोच रहा होता है कि क्या मामलात है। लेकिन बहरहाल ये स्टोरीज आपने सुना ली, और एक स्टोरी ये है कि देखें, ये इस तरीके से बिजली किसी वक्त भी कराची में जा सकती है, और ये वेलकम टू कराची होता है। वेलकम टू कराची, दिस इज कराची। लेकिन ये है कि वी लव कराची एनीवे। बिजली हो या ना हो, वो कहते हैं ना, चाहे हो महंगाई हो ना हो, हम फिर भी दिल है पाकिस्तानी, वो वाला सिलसिला है हमारा कि बस दिल है पाकिस्तानी। क्या कर सकते हैं अब? बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल। तो अब क्या करना है जी? ब्रेक लेना है हमें। अब हमें वैस मैं चाहूँगी कि आप एक ख़ास शख्सियत का जिक्र कर दें आज के दिन, जो कि बड़ा ज़रूरी है, और मैं चाहती हूँ कि आप उसका आगाज़ करें। बिल्कुल। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो ख़ास शख्सियत हैं उनका जिक्र करना वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम उन्हें कॉमेडी का बेताज बादशाह कहें, कॉमेडी का आइंस्टाइन कहें, कॉमेडी का न्यूटन कहें, तो गलत नहीं होगा। और वो जो शख्सियत है जिनको हम आज याद कर रहे हैं वो है मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। जो उनके चाहने वाले, जो उनके मद्दाह हैं, वो उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। और जो गूगल है, गूगल पर आपने देखा होगा डूडल्स आते हैं, तो वो डूडल्स भी आज का पाकिस्तान में जो है वो मोइन अख्तर साहब के नाम कर दिया गया है। और मोइन अख्तर साहब के इतने लाजवाब कारनामे, इस कदर लाजवाब उनके ड्रामे स्टेज पर, थिएटर पर, टेलीविज़न पर, फिल्मों पर, और फिर जो उन्होंने अलग अलग किरदार अदा किए, भांत भांत के जो किरदार अदा किए, मिमिक्री में उनका कोई सानी नहीं था, और फिर जो मुख्तलिफ तरीके के कैरेक्टर्स बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। इस तरह का उनका मकाम और इस तरह का आला उनका काम कि उनका खला अब तक पूरा नहीं हो सका। अब ज़ाहिर है हम ये नहीं कह सकते कि कभी खला पूर्ण नहीं होगा। अल्लाह ताला का जो कारखाना है उसके अंदर तो हमेशा बेहतर से बेहतर चीज़ें आती रहेंगी, बेहतर से बेहतर लोग आते रहेंगे। लेकिन मोइन अख्तर जो थे वो मोइन अख्तर थे, और उनको इसी वजह से सारी दुनिया में उनके मद्दाह थे, उनके चाहने वाले थे। पाकिस्तान की तो खैर बात अलग है, लेकिन दुनिया भर में, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और भारत में भी बहुत सारे चाहने वाले उनके हैं, और आज भी उनको वो याद करते हैं।
बिल्कुल। वैसे 16 साल की उम्र में उन्होंने कमर्शियल थिएटर का आगाज़ किया और अपने स्कूल में भी बड़े ही मशहूर थे मिमिक्री के हवाले से। मतलब उनके सारे सर्कल में, चाहे वो अदबी सर्कल हो, चाहे उनका कोई थिएटर का हल्का हो, चाहे उनके दोस्त हों, अहबाब हों, सब ये बात जानते थे कि इनसे बेहतरीन मिमिक्री कोई और नहीं कर सकता। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो अक्सर ये भी कहा करते थे कि अल्लाह के वैसे तो वो बहुत करीब हैं, लेकिन वो इस चीज़ से कहते थे, मतलब उनको ये होता था कि जो उनकी इज़्ज़त है, जो शोहरत है, हर उरूज को बेसिकली जवाल होता है, ये उनका मानना था। और ये सच भी है, इसमें कोई इबाहम नहीं है, ये हकीकत है कि एक वक्त होता है जब आप ऊंचाई की तरफ जा रहे होते हैं और फिर उसके बाद एक वक्त होता है जबकि आप वापस नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तो उनको ये था कि वो ऊंचाई की ही तरफ रहें और कहीं कुछ ऐसा ना हो कि वो किसी चीज़ पर शर्मिंदा हो या कुछ इस किस्म की बात हो। तो जब वो वफ़ात उन्होंने जब पाई और जब वो हमारे दरमियान नहीं रहे, तो ये अंदाज़ा था लोगों का, और उनके जो दोस्त अहबाब थे वो ये बात करते थे कि उनको अक्सर वो ये बात करते हुए सुना करते थे। और फिर अल्लाह ताला ने उनको उस वक्त अपने पास बुलाया जबकि ना तो शायद वो उस तरह से रेडी थे और ना शायद हमने ये सोचा था कि वो इतनी जल्दी यहाँ हमसे चले जाएंगे, लेकिन वो उरूज में ही गए, उनको जवाल आया नहीं, वो अपने उरूज पर थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है चल रहा था। और बिल्कुल मुझे याद है 22 अप्रैल 2011 का वो दिन था और उनका जब इंतकाल हुआ तो कराची वाले बहुत सारे उनके घर पर पहुंचे थे, वहाँ पर उनके जनाजे के लिए। जैसे ही मतलब इंतकाल की खबर आई तो बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे थे, मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था, मैं भी वहाँ पर गया हुआ था। और एक ऐसा समा था कि हर शख्स सोग में था, हर शख्स ये कह रहा था, और जिससे भी आप बात करें आपको लगता था कि उसका सबसे करीबी दोस्त, उसका सबसे करीबी साथी इस दुनिया से चला गया है। और ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद थे कि जिनके बारे में बात हुई, पता चला कि वो उनकी इस तरह छुपकर मदद किया करते थे इतने सारे लोगों की कि वो जो उनका एक ह्यूमन एस्पेक्ट था, एक ह्यूमन साइड थी कि जिसमें लोगों की मदद करना, उनका ख्याल रखना, उनको अपने दिल के करीब रखना और उनकी ज़िंदगी में उनकी मुश्किलात के काम आना, ये काम मोइन अख्तर साहब करते रहते थे। और वाकई पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस था। बिल्कुल जी। इसी के साथ नाजरीन हम लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको पाकिस्तानी कुछ और नए हीरोज़ से मिलवाएंगे, उभरते सितारों से मिलवाएंगे और जानेंगे उनके फ्यूचर प्लान्स, और आपको बताएंगे कि कैसे वो पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करें। अमेरिका के हवाले से बात होगी और पाकिस्तानी होने के हवाले से बात होगी एक ब्रेक के बाद। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा बात करते हैं स्क्वाश की दुनिया की। कलम ने आपको खबर दी थी पाकिस्तान के हमजा, जिन्होंने यूएस जूनियर ओपन अंडर 19 जो चैंपियनशिप थी वो जीत ली, और पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं ये। जाहिर है पाकिस्तानी खिलाड़ी ने फाइनल जीता तो खुशी की बात है, लेकिन उससे ज़्यादा डबल खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ने फाइनल में पाकिस्तानी खिलाड़ी से ही मुकाबला किया, और हमजा खान का मुकाबला था नूर जमान से। तो ये दोनों फाइनलिस्ट जो थे ये इस मुकाबले की टॉप पोजीशंस पर आए। जाहिर है हमजा जो है वो गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, और नूर जमान ने सिल्वर मेडल जीता, और ये दोनों खिलाड़ी स्क्वाश की दुनिया के ज़बरदस्त नाम बन गए, छा गए ये दोनों। तो इस वक्त ये दोनों खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, एक की जीत को, एक के रनर अप होने को सेलिब्रेट करते हैं। मगर जाहिर है ये पाकिस्तान की जीत है, पूरे पाकिस्तान की जीत है। तो हमारे साथ इस वक्त हमजा खान भी मौजूद हैं और नूर जमान भी मौजूद हैं, जो कि दोनों पाकिस्तान के अंडर 19 प्लेयर्स हैं स्क्वाश की दुनिया के। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। लेकिन ये कि हमजा, आपकी तरफ आने से पहले हम चाहेंगे कि ज़रा नूर जमान की तरफ जाएं, क्योंकि विनर के पास तो बाद में आते हैं। तो नूर जमान, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इस मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की। आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। मैंने फाइनल खेला जिसमें मैं अपने वालिदैन, अपने कोचेस, अपने मुल्क कौम की दुआओं की वजह से मैं इधर पहुँचा हूँ, और इसमें मैंने बहुत अच्छे मैचेस खेले, अच्छे मैचेस जीता हूँ, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मुझे बहुत कुछ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमजा, आपकी तरफ आते हैं, बहुत मुबारक हो, अस्सलाम वालेकुम। और आप भी बताइएगा कि ये जीत की जो खुशी है ये कैसा महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कैसा था आपका ओवरऑल? इस टूर्नामेंट के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी यूएसए में जानजिब मसूद के साथ और शाहिद जमान के साथ।
सही है। और ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का और जो इधर रहते हैं उनकी सपोर्ट का नतीजा है। बिल्कुल सही है, सही बात है, बिल्कुल ये तो है, दुआएं और लोगों की सपोर्ट और आपकी मेहनत और अल्लाह ताला का जो है वो करम, ये तमाम चीज़ें मिलती हैं तभी फिर जो है वो एक विनर बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो एक और एक्सपीरियंस जिसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि ये फाइनल जो था जिसमें पाकिस्तानी बमुकाबला पाकिस्तानी और आपकी जो रैंकिंग थी वो नूर जमान से कम थी, तो एक तो पाकिस्तानी वर्सेस पाकिस्तानी का फाइनल जब होता है तो उसकी क्या फीलिंग होती है, और फिर आपने अपने से ज्यादा बड़ी रैंकिंग के खिलाड़ी को हराया, उसकी क्या फीलिंग थी? जैसा कि ये स्क्वाश मेहनत की गेम है, जो जितना मेहनत करेगा अल्लाह उसको उतना पल देगा। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, आप दोनों कजन्स भी हैं? जी हाँ, तो अब ये भी जरा एक्सपीरियंस बताइए कि ये कजन वर्सेस कजन जो है ये कैसा था। मतलब हम तो बड़ी दोस्ती भी है, वो तो नाराज हो जाएगी, मतलब अगर मैं किसी अपनी कजन के साथ कुछ खेल रही हूँ तो वो नाराज हो जाएगी, तुमने मुझे हरा दिया, आलमी मुकाबले में तुमने मुझे हरा दिया। नहीं ये नहीं काफी अच्छा एक्सपीरियंस था ये। गेम है और गेम में हार जीत आती रहती है। बिल्कुल जी, गेम में हार जीत आती रहती है। सही बात है, गेम में तो ऐसा होता ही है। अच्छा, जरा नूर जमान से भी तो पूछे ना। नूर जमान साहब, आप और हमजा, जाहिर है एक हारेगा एक जीतेगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस था पाकिस्तानी से मुकाबला करने का, अपने कजन से मुकाबला करने का, फाइनल में पाकिस्तानी वर्सेस पाकिस्तानी, उसका कोई प्रेशर होता है, कोई फीलिंग क्या होती है? जी मेरे पर कोई प्रेशर नहीं था, बस मेरा फोकस ये था कि टूर्नामेंट में जीतना है। बस उस दिन पे मेरा दिन नहीं था और हमजा अच्छा खेल गया और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि ये टाइटल पाकिस्तान को ही गया है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेस किया कि टाइटल पाकिस्तान को ही गया है, तो चाहे मैं जीतूं वो जीते, गेम है, एक ने जीतना है और एक ने हारना है। अच्छा, आप ही की तरफ दोबारा आऊंगी मैं नूर जमान, ये बताइए आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? जी मेरी फ्यूचर गोल्स यही है, अपने दादा की तरह पूरी दुनिया में अपने वालिदैन का, अपनी पूरी फैमिली का, पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। सही, गुड गुड। अच्छा, और आपके आइडल जो है, स्पोर्ट्स आइडल जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनसे इंस्पायर होते हैं, वो कौन है? मेरे स्क्वाश के जो आइडल है वो मेरे दादा ही है, क्योंकि मेरी सारी गेम उनकी तरह है। वो भी स्ट्रोक मास्टर थे और मेरी भी उनकी तरह ही सारी गेम है। क्या बात है। और बिल्कुल ये भी नाजरीन को बता दें कि कमर जमान साहब जो हैं वो इनके ग्रैंडफादर थे नूर जमान के, और प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लेजेंड। बिल्कुल, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी उनको नवाजा गया, तो उनकी भी जो खिदमात है गेम के लिए वो हमेशा याद रखी जाएंगी। सही। तो हमजा किसको फॉलो कर रहे हैं और किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? अभी यही हमारे लेजेंड है, ये कमर जमान हो गए। अच्छा हमजा, ये बताएं मुझे। अच्छा, तो इस मुकाबले के बारे में बताएं हमजा, ये जो मुकाबला था, ये जो टूर्नामेंट था, इसके अंदर कौन कौन से मुल्कों के खिलाड़ी थे और उनकी जाहिर है रैंकिंग्स जो थी उसमें टॉप पर कौन था, और सबसे टफ मुकाबला आपका किससे हुआ? मेरा सबसे टफ मुकाबला एक कनाडा के वाले प्लेयर के साथ हुआ और एक फाइनल हुआ नूर जमान के साथ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी, सही है। अच्छा ये बताएं हमजा, एक और सवाल मैं पूछने लगी हूँ कि अगर हम स्क्वॉश के देखें ना लेजेंड्स पर ज़रा नज़र दौड़ाएं तो कमर जमान साहब, जान शेर साहब, जहांगीर साहब, ये सारे वो लोग हैं जिनका केपी से ताल्लुक है। तो ये केपी में स्क्वॉश को ज़रा ज़्यादा मकबूलियत हासिल है, इसकी क्या वजह आपको लगती है? आप भी हैं, फिर ख़वातीन को अगर हम देखें तो नूरैना शम्स हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त स्क्वॉश खेलती हैं, इनके अलावा और बड़ी ख़वातीन हैं जो, तो ये गेम का खैबर पख्तूनख्वा से कुछ ख़ास ताल्लुक है क्या स्क्वॉश का? खैबर पख्तूनख्वा की मिट्टी ऐसी है कि जिधर से मिट्टी में हाथ निकालो वर्ल्ड चैंपियन इंशाल्लाह निकलेगा। वाकई ये इसमें कोई शक नहीं है। वैसे स्क्वॉश के साथ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की मोहब्बत का जरा एक अलग लेवल है। अच्छा, जो हारिस हैं, हारिस के बारे में भी जरा बताइए। उन्होंने कांसी का तमगा लिया, ये आप तीनों ने मिलकर डिसाइड किया हुआ था कि किसी को मेडल लेके नहीं जाने देना है, सब कुछ अपने ही घर लेकर आना है, सब पाकिस्तानी लाना है? ये इस तरह बहुत कम होता है और ये पहली दफा हुआ है जो 3 पाकिस्तानी सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचे और एक फाइनल जीता, ये पहली दफा हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये वाकई पहली दफ़ा हुआ है। और हम तो जब आप जीते हैं, हमने आपको अपने प्रोग्राम में दावत दी है और पहले भी हम आपका इंटरव्यू करते रहे, तो आपने जब अपनी बायोग्राफी लिखनी है ना, तो उसमें लिखना है ये कि उवैस और शिफा ने आपके बड़े इंटरव्यू लिए हैं और हमेशा आपको याद रखा है। ये भूल ना जाना मेरे भाई, जब बड़े वर्ल्ड चैंपियन बन जाओ तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी। सही। और आपके अब मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं, किस टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं? मुझे अभी इंशाल्लाह वर्ल्ड जूनियर है मेरा सारा फोकस, वर्ल्ड जूनियर इंशाल्लाह, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन बनना है मैंने। इंशाल्लाह। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपके पेरेंट्स को भी बहुत मुबारकबाद देंगे। और तीनों जो हमारे साथ यहाँ पर बच्चे मौजूद, तो खैर नहीं था तीसरा वाला, लेकिन ये है कि उसकी भी जाहिर है ये रिकॉर्ड तो इन तीनों ने मिलकर ही बनाया है कि एक ने फला मेडल, दूसरे ने सेकंड और तीसरे ने थर्ड, तो ये सब सिलसिला इन्होंने आपस में बांटा हुआ था। लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे तीनों जो मेडल्स हैं वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपना जो लोहा है वो स्क्वॉश की गेम में अमेरिका में जाके मनवाया है, तो दिस इज़ ह्यूज। और इसी के साथ एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो थोड़ी सी बात करेंगे क्रिसमस के हवाले से, क्रिसमस की सेलिब्रेशंस के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। कराची के मारूफ बेकरीज की जानिब से केक पर मैरी क्रिसमस न लिखने का मामला जो है वो सामने आया तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और सार्फिन के मिले जुमले जो थे वो रद्द अमल थे। उन्होंने कोई एक हतमी राय उस तरह से सामने नहीं आई कि झुकाव किस तरफ था, लेकिन मिला जुला सा रद्द अमल था। इस पर हम बात करना चाहेंगे आज के क्रिसमस की जो सेलिब्रेशंस होती हैं, जो लोग क्रिसमस मनाने वाले होते हैं, उनको आप किस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनको हमारा दीन हमें क्या अहकाम देता है कि हम उनकी जो भी, अगर वो आपको इनवाइट कर लें या वो अगर आपको बुला लें, अपनी दावतों में शरीक होने का कह दें, तो आप किस हद तक उनके साथ शिरकत कर सकते हैं। और इसके हवाले से दीन के क्या अहकाम हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो मेरी क्रिसमस है वर्ड, इसको हम किन मायनों में ले सकते हैं या किन मायनों में लेना चाहिए, और जो हमारे मसीही भाई बहन हैं वो किस मायने में लेते हैं इसको? इसका एक ही मतलब है कि आपको क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद हो। आप जो अपना मजहबी त्यौहार मना रहे हैं, आप इसमें खुश हों, आप इसको अच्छी तरह से गुजारें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम एक दूसरे को कहते हैं और हमारे गैर मुस्लिम बहन भाई भी हमको कहते हैं ईद मुबारक, आपको ईद मुबारक हो। उसका मतलब ये है कि आपको क्रिसमस मुबारक हो, आप क्रिसमस के मौके पर खुश हो। बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा सर, अब इसके अंदर जो एक जो अपोजिंग व्यू आता है वो ये आता है कि बुनियादी तौर पर हज़रत ईसा जो हैं उनको क्रिश्चियंस जो हैं वह अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, तो उस हवाले से जब आप उन्हें मुबारकबाद दे रहे होते हैं तो आप भी उस चीज़ में शरीक हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो इस चीज़ से मना करते हैं कि जी आप इस तरीके से उनको इस मामले में विश ना करें, आप उनके सारा ख्याल रखें, सारी फैसिलिटेशन करें, लेकिन जब आप उस बिलीफ में शामिल हो जाते हैं तो ये शिर्क की तरफ चला जाता है मामला। हम जब कभी भी किसी को किसी अपने मसीही बहन भाई को हैप्पी क्रिसमस कहते हैं तो हम कभी भी किसी मुसलमान से पूछ लें, इसके कहने के मौके पर अपने जहन दिल में ये बात नहीं रखते, समझते कि हम मसीह अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह अल्लाह का बेटा मान रहे हैं। मसीही भी ये जानते हैं कि ये हमारा नजरिया अकीदा नहीं है। इस वजह से इस मौके पर इस बात को बयान करना मेरे नजदीक मसीहियों के साथ अपने कम्युनिकेशन को बगैर वजह के खराब करना है। वो कम्युनिकेशन के जो हमारे और उनके दरमियान और दूसरे मसाले के अलावा इसलिए भी ज़रूरी है कि हम उन तक अपनी बात हिकमत के साथ पहुंचा सकें। हम उस दरवाजे को बंद करना चाहते हैं और मैं इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हूँ कि हमें उस दरवाजे को हर हाल में खुला रखना चाहिए और ये सोशल मामलात में एक दूसरे के साथ जो पैगामात का तबादला है ये जारी रहना चाहिए और उसके साथ साथ मजहबी डायलॉग अच्छे माहौल, अच्छे अंदाज में भी जारी रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्टिंग, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट वैसे व्यू आया कि वो जो सोशल दरवाजे हैं आपकी कम्युनिकेशन के वो किसी कम्युनिटी से बंद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल।
सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब जैसे ये मैरी क्रिसमस लिखने का मामला आया और अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, तो ये उसकी भी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, या हम उसके ऊपर ज़बरदस्ती फिर लान तान करना शुरू कर दें कि आपने तो ये बहुत गलत कर दिया? ये मामला जो है वो पर्सनल हो सकता है ना, कि मैं अगर चाहूँ तो मैं ये मैरी क्रिसमस ना लिखूँ या ना कहूँ? ये जो हमारे यहाँ वैसे सब शिद्दत पसंदी है, दोनों जानिब। ये बात आपकी बिल्कुल वजह है कि अगर एक शख्स नहीं लिखना चाहता, उसकी मर्जी है, हम उसको मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन मेरी उससे गुजारिश ये होगी कि बस वो ये कहे कि नहीं मेरा दिल नहीं मानता, इसको कोई मजहबी इशू ना बनाए। इसलिए कि जब हम किसी मामले को मजहबी इशू बनाते हैं तो आप चाहें ना चाहें, दूसरा फरीक फिर ये समझता है कि ये तमाम मजहबी लोगों का, मुसलमानों का यही नुक्ता नजर है। उसके नतीजे में फिर वो नागवार सूरत हाल पैदा होती है कि मेरे जैसे लोगों को मैदान में कूदना पड़ता है कि नहीं इसका कोई ताल्लुक मजहब से नहीं है, और फिर खामखा का एक एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हो जाता है। सर लेकिन आपको हम दावत देने का मकसद ये है कि आप लोगों से जो बात आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और एक तरह से नॉलेज और रिसर्च के बुनियाद पे आती है, तो इसलिए हम भी जो हैं वो इसमें ज़रा कम इल्म होते हैं। और मैं चाहूँगी सर आप एक और चीज़ भी यहाँ पर एड्रेस करें कि 25 दिसंबर यानी कि जो क्रिसमस का मौका है, उसमें हमारे क्रिसमस भाई बहन असल में जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वो किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो जिस तरह से अवैस ने सवाल पूछा कि मैरी क्रिसमस का मतलब वो अल्लाह ताला के नाउज़ुबिल्लाह बेटे हैं, तो वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। हालांकि वो जो, और जाहिर है ये कम इल्मी की बुनियाद पे होता है, पैदाइश का भी मामला है, तो वो सेलिब्रेशन जो है किस नौयत की और ये किस चीज़ को खास तौर पे सिग्निफाई करती है? देखिए, आप ये जानते हैं ना कि मसीहियत, क्रिश्चियनिटी अब दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, यानी तादाद के लिहाज से सबसे बड़ी आबादी उसके मानने वाली है। उनके मानने वाले आप यूं समझिए ऐसे ही है जैसे कि हम मुसलमान हैं। बहुत से वो हैं कि जो उसको दिलो जान से मानते हैं, बहुत से वो हैं कि जो बस ढीले ढाले हैं, और बहुत से वो हैं कि जो नहीं मानते। लेकिन चूंकि वो क्रिश्चियन फैमिलीज में पैदा हुए हैं, इसलिए इसको एक अपने कल्चर का हिस्सा समझ के मनाते हैं, इख्तियार करते हैं। तो जब वो क्रिसमस मनाते हैं तो एक मोटा मोटा सा उनके ज़हन में खाका एक है कि गालिबन मसीह अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए। हालांकि इसमें एक बहुत डिबेट है कि वो पैदाइश का दिन उनका नहीं है, लेकिन अब ये बात नजर है, एक सेलिब्रेशन का दिन है जिसमें आप कहिए कि नहीं भी पैदा हुए उस रोज तो वो उसको मना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल मनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ डिबेट मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा 12 रबीउल अव्वल को पैदा नहीं हुए थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। खालिद ज़हीर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक आदि और इस हवाले से आपसे डिस्कशन का मुद्दा जो है वो बाकी है। एक वक्फा हमें लेना है नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे मैं एक मरतबा फिर खुशामदीद, डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिसमस के हवाले से बात कर रहे हैं। खालिद साहब ये बताइएगा कि बहैसियत मुसलमान हमारे लिए ये क्या हुक्म है कि हम क्रिश्चियंस को या दूसरे मज़ाहिब के लोगों को उनके मजहबी त्यौहार में एक तो ये कि कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि कितना उसमें शामिल हो सकते हैं, उसकी हदूद और क़यूद क्या हैं और उसमें कितना हम आगे जा सकते हैं? देखिए, हमें अपने रिश्तेदारों, हमसायों, दोस्तों और जो कारोबार वगैरह में हमारे साथी हैं गैर मुस्लिम, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने का हुक्म दिया गया है। मैंने खानदान इसलिए कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि एक मुसलमान के वालिदैन मसीही हों, बहन भाई मसीही, बिल्कुल, तो हमें हर हाल में अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि हमें अपने दीन को, अपने ईमान अकीदे को और अपने दीनी तशख़्ख़ुस को हर हाल में बरकरार रखना है। इन दोनों मकासद को पूरा करने के लिए जो रास्ता हम इख्तियार करेंगे, ये फितरी सी बात है कि इसमें मुसलमानों में इख्तलाफ होगा। कुछ एक जानिब ज़्यादा झुकेंगे, कुछ दूसरी जानिब ज़्यादा झुकेंगे, लेकिन बहरहाल हमें ना दूसरों से ताल्लुकात खराब करने हैं, मुनक़ते करने हैं, और ना ही अपने ईमान को और अपने दीनी तशख़्ख़ुस को बिगाड़ना है। चुनाचे मेरा ये ख्याल है कि हम
दूसरों को उनके मजहबी त्यौहार पर मुबारकबाद देंगे। अगर वो हमको बुलाएंगे तो हम जाने में भी कोई जहमत महसूस नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि कोई शख्स अगर इस बारे में बहुत हसास है वो बेशक ना जाए। जहां हम जाएंगे वहां हम ना कोई ऐसी बात कहेंगे, ना कोई ऐसी हरकत करेंगे, ना किसी ऐसे काम में शामिल होंगे जिसमें हमें ये महसूस हो कि ये हमारे दीनी तशख़्ख़ुस में कोई रुकावट बन रहा है, कोई मसला पैदा कर रहा है। तो एक जानिब हमें ताल्लुकात बरकरार रखने हैं, अच्छी कम्युनिकेशन रखनी है ताकि हम उन तक अल्लाह का पैगाम पेश कर सकें, और दूसरी जानिब हमें अपने मुसलमान होने के जो भी पहलू हैं उनको किसी सूरत में भी दाव पे नहीं लगा। बिल्कुल ठीक है। और खालिद साहब, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो ये है कि हम किसी को जानते हैं, उनके घर में एक मुलाजिमा है और बड़ी पुरानी है, बहुत उनका ख़ानदान वाला सिलसिला है, लेकिन वो उनके घर में हर काम करती हैं, उनके बच्चों के कपड़े भी देखती हैं, वो मतलब एक घर के फ़र्द की तरह है, लेकिन वो उनको बर्तनों को हाथ नहीं लगाने देते कि बर्तन ये नहीं धोएंगी। क्या किसी का मज़हब कोई और हो और वो हमारे बर्तनों को हाथ लगाए, उसमें कोई मुज़ायका है, कुछ इस किस्म का है सिलसिला? मैं तो इसके बारे में ये कहूँगा कि जो लोग ये करते हैं वो एक गुनाह कबीरा करते हैं। तकब्बुर गुनाह कबीरा है। तकब्बुर का मतलब है कि किसी इंसान को अपने से कमतर समझना। सो हम जब किसी गैर मुस्लिम को वो हैसियत देते हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं कि एक ज़माने में शायद अभी भी इंडिया में हिंदुओं में शूद्रों को दी जाती थी, और उन्हीं से मुतासिर होके ये हरकतें शुरू की हैं। हमारे दीन में तो तमाम इंसानों के बारे में ये वाज़े दो टोक अंदाज में बताया गया है कि सब इंसान अल्लाह की निगाह में बराबर हैं। ये ख़ानदानों का, कौमों का, कबीलों का फ़र्क होना ये तो सिर्फ इसलिए है कि लितारफ़ु, एक दूसरे से तारुफ हासिल कर सको। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ उन तमाम फैमिलीज से कि जो अपने मुलाजिमीन में जो गैर मुस्लिम हैं उनके हाथ लगाने से अपने बर्तनों को समझते हैं कि नापाक हो गए हैं, वो अपने अखलाक की खैर मनाएं और अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही के लिए तैयार हो जाएं, सिवाय इसके कि वो तौबा करें और ये कहें कि नहीं हम सब बराबर हैं। ये तो अल्लाह ताला ने एक फ़र्क किया हुआ है कि कोई काम कर रहा है, कोई काम करवा रहा है। जाहिर है कि अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है उसमें ये फ़र्क है, मगर इस फ़र्क के बावजूद सब बराबर के इंसान हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खालिद ज़हीर साहब, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सब इंसान बराबर हैं, मज़हब की बुनियाद पे, पैसे की बुनियाद पे कोई किसी से, या स्टेटस की बुनियाद पे कोई किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो एक सोसाइटल एक ज़रूर एक डिफरेंस है कि कोई काम करा रहा है और कोई काम कर रहा है, लेकिन वो भी इंसान हैं, उनकी भी एक सेल्फ़ इस्टीम है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, और वो अगर आप मजरूह करेंगे तो अल्लाह ताला के आगे आप किस मुँह से जाएंगे ये आप सोच लें। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कराची ग्रीन मैराथन की। रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको बता रहे हैं कराची वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है। कराची की तारीख की सबसे बड़ी मैराथन है जो कि मोमिना इंदुरैद फाउंडेशन और कराची की एडमिनिस्ट्रेशन ये मिलकर करवा रहे हैं। मोमिना इंदुरैद फाउंडेशन की तरफ से आज भी हमारे साथ ज़रलीना दुरैद और मिशेल जुनैद मौजूद हैं, और मुर्तज़ा वहाब साहब भी कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो इनसे हम बात करेंगे। कराची वालों, तैयार हो जाओ मैराथन में दौड़ने के लिए, कराची को सरसब्ज बनाने के लिए और कराची को हरा भरा करने के लिए। कल का दिन 25 दिसंबर का दिन जो है वो कराची की ये ग्रीन मैराथन होगी। इसी हवाले से हम बात करते हैं। मशल और ज़रलीना हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे लिए, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव जो आप यंग माइंड्स ने लिया है। ज़रलीना, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नाजरीन को एक दफ़ा दोबारा रिमाइंडर दे दें कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। It's all about building a greener Pakistan. At the end of the marathon, every runner can plant at least one tree, maybe more. There's going to be a 5K run and a 10K run. You can sign up for either, and the winners obviously get cash prizes, so there's an incentive with that as well.
Yeah, that's pretty much it. It's going to be tomorrow, bright and early in the morning. Everyone should come, register. It'll be really fun. And it's for a good cause, and it's free to register, so yeah. Okay, so Mashal, can you tell us who came up with this idea? Whose idea was it? So we both came up with the idea for this event. We're both pretty passionate about running and the environment, of course, and so especially we noticed that in Karachi here there isn't really any runs or anything, so we thought it would be really exciting and a really good moment in the community for us to all come together and organize this run for everyone, and also do it in order to benefit the community by helping the environment, of course. And Michelle, can you tell us what are your roles? We both kind of work in tangent alongside each other. So we plan a lot of the events and activities. We also have been working a lot on the social media aspect. So yeah, and spreading the word, of course. Okay. बिल्कुल सही है. And Zarlina, can you tell us who's the boss between you two? I'd like to say there's no boss. I think we're both pretty equal. It's like, you know, we're two women. We can work together and raise each other up. I feel like we equally take on the jobs. We both really are very involved with the social media presence, especially the Instagram. We're very in tune with that, both of us. And we just, I feel like, so wherever we are, we both do things and it kind of evens each other out. We always coordinate with each other. Right. लेकिन Zarlina, ये मैं पूछना चाहूँगी कि because you both are from the same gender, so is it easier to work with the same gender, या अगर कोई लड़का और लड़की या opposite gender के लोग काम कर रहे हैं, are such kind of projects, you know, harder to execute? I think gender doesn't really matter in my opinion, but I think the reason me and Michelle work together so well is we're very, very close, and like since we were babies, right? So we just work very well together. We've been close. We're almost like sisters. बिल्कुल ठीक है. Cool. Okay, so we can say that everything is going smooth. There's no conflict, no difference of opinion, and you two are best friends in this project. Yeah, to be honest, it has been going smoothly so far. Yeah, we don't really have any disagreements or arguments, so yeah. ठीक है. अब ऐसे highlights में चाहूँगी आप पूछें. So what are the जी यही मैं पूछ रहा हूँ. Highlights के मुझे बताइए. मिशेल से पूछ लेते हैं. मिशेल, what are the highlights? Why should people come to the event? क्यों आए लोग कराची वाले? Yeah, we want everyone to show up because, first of all, of course, it'll help. We're doing this for a great cause, helping the environment and really helping Karachi grow. Second, it'll be an amazing community experience. You'll get to meet so many people. You'll also get to run, of course, and then, of course, third, it is a run, so you'll be able to get out some energy, get some physical fitness in, which is always a great idea. And yeah, there's also going to be a lot of activities to do there. Like Zizi had mentioned earlier, you'll have the option to plant trees during the event and after the run, of course, and which can be a really rewarding experience. And then there'll also be a food court area. You'll also get a T-shirt and everything if you show up to the run, which will be pretty cool. हमें ज्वाइन किया है कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने. अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब. जी वालेकुम सलाम उवैस. मुर्तज़ा साहब, ये बताइए कि जब ये ग्रीन मैराथन का कराची ग्रीन मैराथन का आइडिया आपके सामने प्रेजेंट किया गया तो उस वक्त आपके जहन में क्या आया और आपको क्या लगता है इस आइडिया के बारे में? ओवैस, मैं समझता हूँ कराची के मुस्बत इमेज को उजागर करने के लिए कोई भी आइडिया पिच किया जाता है तो आई एम गेम फॉर इट. मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि हद्दुल इम्कान वो एफर्ट की जाए कि किस तरीके से जो कराची की खोई हुई रौनकें थी उनको बहाल किया जा सके, कराची का जो मुस्बत इमेज है उसको उजागर किया जा सके, और जो नेगेटिविटी है कराची शहर के बारे में डेवलप कर दी गई है उसको हम ख़त्म कर सकें. तो जैसे ही मुझे मोमिना दुरेद फाउंडेशन से ये रिक्वेस्ट आई कि कराची मैराथन की जाए 25 दिसंबर को, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ. मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था जिसके अंदर हम कायद आज़म की बर्थडे भी है, क्रिसमस भी है, छुट्टी का दिन होता है और मौसम भी अच्छा होता है, तो एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी. और हमने उसको कनेक्ट किया एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से कि हम सोशल कॉजेज़ के लिए तो बहुत चीज़ें करते हैं बट एनवायरनमेंट भी एक बड़ा, मैं समझता हूँ, इम्पोर्टेंट एरिया है.
तो आइडिया ये था कि हम उन रनर्स को मोटिवेट करें कि ना सिर्फ वो हेल्दी लाइफस्टाइल को उजागर करने के लिए हम सब मैराथन में हिस्सा लें, बट उसके साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को मजीद बेहतर बनाने के लिए वो प्लांट ट्री का कॉन्सेप्ट भी लेके आए। तो हमने एक बड़ा अच्छा अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया है, तो उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स भी आएंगे और वो प्लांटेशन भी कर पाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉज, जहाँ पे कराची का मुस्बत पहलू भी उजागर होगा, हेल्दी एक्टिविटीज को भी प्रमोट किया जाएगा और एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम भी किया जाएगा। तो एक तीर से 3 शिकार किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, एक तीर से 3 शिकार किए जा रहे हैं। और मुर्तजा साहब, आपने जो ये तीर वाली बात की है, जाहिर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अवैस, तीर की बात हुई है और जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान भी तीर है और सिंध गवर्नमेंट वहाँ पर जाहिर है पीपल्स पार्टी की है। तो गवर्नमेंट के बगैर इतना बड़ा जो इनिशिएटिव है वो लेना, उसको मुमकिन बनाना एक तरह से पॉसिबल नहीं था। मैं मुर्तजा साहब आपसे चाहूँगी कि आप ये बताइए नाजरीन को कि सिंध गवर्नमेंट ने किस तरह से मुआवनत की है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सपोर्ट किया है मोमिना एंड दुरैस फाउंडेशन को, और सिंध गवर्नमेंट भी और कराची की एडमिनिस्ट्रेशन भी। मैं समझता हूं कि चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी कॉज पे अगर सोसाइटी काम करना चाहती है तो उसको गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए। बिकॉज जब गवर्नमेंट किसी चीज पर ऑन बोर्ड होती है, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, तो उसको और बड़े पैमाने पे उसका इफेक्ट आपको देखने में आता है। तो इस प्रोजेक्ट में गो के फाउंडेशन ने रिक्वेस्ट केएमसी से की थी, बट केएमसी के साथ साथ तमाम कराची की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें कमिश्नर ऑफिस हो गया, केएमसी हो गया, आपकी डीएमसी हो गई, डीसी साउथ का ऑफिस हो गया, उन तमाम लोगों ने मिलकर बड़ा प्रोएक्टिव तरीके से काम किया है इस हवाले से। और ये शो करता है कि वो कलेक्टिव विल के साथ हम किस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट अचीव कर सकते हैं। तो मैं जहां अपने प्राइवेट पार्टनर्स का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ इस काम को फ्लोट किया, मैं गवर्नमेंट के उन तमाम ओहदेदारों को, उन तमाम अफसरान को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने इस अच्छे काम में बड़े एहसन अंदाज से इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया और उसका हिस्सा बने। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, मिशेल और सरलीना भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। मिशेल की तरफ मैं जाऊंगा। मिशेल, कराची को बदलना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी बड़ी सियासी जमातें ये काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। सो हाउ डिड यू चूज सच अ बिग टारगेट? To be honest, everyone's been really supportive so far, so it's been working out pretty well, and I think Karachi is fully capable of taking on this task, and I think it's now's a better time as ever, and it's long overdue. I think this will be really amazing for the community, and I think it'll work out really well. Yeah, I think Karachi is fully capable of changing their public face and also improving itself as one should. And coming to Zarlina, Karachi has many issues. You've seen these issues. So what do you think? What do you want to change about Karachi apart from the climate issue that you're working on? I think the main target should be the pollution and the air pollution. It's pretty bad. Maybe like the congestion in the street. I live in Islamabad. Karachi's my home. I was raised there, but I live in Islamabad, so the roads and everything are a lot different. So maybe that. इंटरेस्टिंग पॉइंट जलीना, लेकिन ये है कि अगर हम अर्बन सेंटर्स को कंपेयर करें, मिसाल के तौर पे बाकी बड़े अर्बन सेंटर्स और इस्लामाबाद को कंपेयर करें, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द माइंड्स ऑल्सो। मतलब लोग डिफरेंटली सोचते हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं डू नॉट लिटर, डू नॉट स्प्रेड पोल्यूशन वगैरह वगैरह। बाकी शहरों में किस तरह से हम इस कैंपेन को भी शुरू कर सकते हैं या किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं कि माइंड सेट चेंज करें कि भाई डू नॉट लिटर, दरख्त ना काटें, अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल रखें? Like, for example, the Green Marathon, it's not a small project, like you keep saying. It's not a small project. It's a very big project that we've taken on. I mean, we've had to get a lot of people involved, and everyone's been really supportive, which is great. But it's not been easy. It is a huge project with like a ton of people. We're hoping for at least like 1,000 runners. 900 to 1,000 runners will show up on the day of. We already have 1,500 registrations, so it's a big event. But it's when the community all gets together and everyone works together to better something is when I feel like things actually make a difference, because it's such a big event and everyone's really getting together, and there's just so many advantages to it, not just exercise but helping the environment, and there's just going to be so many advantages to it, and I feel like it'll start a movement of other green initiatives in Karachi especially, and hopefully we will do one in Islamabad and then Lahore, and then it'll spread throughout Pakistan.
So I just hope to spread that idea. And coming to Michelle, you're coming from California. Now you've seen Karachi. These are two very different cities with very different issues. What would you want to change about Karachi? The issues that you want to be solved immediately? I do think that also like poverty and homelessness is a pretty big issue that I've seen here. Yeah, I think a lot of this, obviously I don't know the solutions to this. I'm still obviously don't know, but I think a big way to start making change is obviously, as Zizi said, coming together as a community and really having this intention to better itself. अच्छा, मुर्तज़ा साहब की तरफ जाएंगे। मुर्तज़ा साहब, आपने मिशेल को भी सुना, जरलीना को भी सुना। ये दोनों लड़कियां जो हैं, ये मोमिना एंड दुरैद फाउंडेशन की तरफ से इस कराची ग्रीन मैराथन के इनिशिएटिव को लीड कर रही हैं। तो इन दोनों के बारे में क्या कमेंट कहेंगे, ये जो दोनों लड़कियां इतने बड़े मिशन को लेकर चली हैं? ओवैस, विमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बात की जाती है और मैं समझता हूं कि इस मैराथन की जो अच्छी बात है कि ये दो लड़कियां इसको लीड कर रही हैं। मैं समझता हूं ये पाकिस्तान का बड़ा एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर के सामने उजागर भी करने में हमारी मदद करेंगी, बिकॉज अगेन इंटरनेशनल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पाकिस्तान के बारे में वो नेगेटिव बातें की जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस इनिशिएटिव के जरिए हम दिखा पाएंगे कि विमेन एम्पावरमेंट एक कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर विमेन एम्पावरमेंट आपको होते हुए नजर आती है और मैं फखरिया कह सकता हूँ कि कराची एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ ये दो लड़कियां, ये दो बच्चियां जो हैं चीज को लीड कर रही हैं। ये शो करता है कि गवर्नमेंट कितनी इंक्लूसिव है, कितना जेन्युइनली बिलीव करती है खवातीन की मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेशन को। और मैं समझता हूँ ये 25 दिसंबर का जो मैराथन का इवेंट है एक बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताएं कि अब कल आपके क्या इरादे हैं, आप इस मैराथन में कब तक पहुंचेंगे और कितना दौड़ेंगे, ये भी बताइए। हाँ, ये जरूरी है। मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करूंगा कि दौड़ूं इसके अंदर। मैं सुबह इंशाल्लाह खुद वहां पर मौजूद हूँगा और जो 5 किलोमीटर की मैराथन है उसके अंदर इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करूंगा। अब ये देखने को है कि वो मैं मैराथन को कंप्लीट कर पाता हूँ भाग के या नहीं, बट इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करूं और अपनी फिटनेस को भी चेक करूं कि आया मैं 5 किलोमीटर अब इस उम्र में भाग सकता हूं। बिल्कुल सही है। कराची वालों को क्या मैसेज देंगे फाइनली? माई मैसेज इज प्लेन एंड सिंपल कि जी कराची का इवेंट है, कराची वालों के लिए इवेंट है, एक अच्छा इवेंट है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह की और चीज़ें होने की ज़रूरत है और अगर कराची वाले इन चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं, इनके बारे में बड़ा पैशनेटली फील करते हैं, तो मैं समझता हूँ दे शुड कम आउट इन लार्ज नंबर्स, अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपने घर वालों के साथ आएँ और इस कॉज के लिए भागें। हेल्थ भी होगी, एनवायरनमेंट भी होगी, कराची का, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज भी होगा, विमेन एम्पावरमेंट भी होगी। तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा कॉज 25 दिसंबर को कायद आज़म की बर्थडे के हवाले से हो नहीं सकता जितना अच्छा कॉज इंशाल्लाह कल हम करने जा रहे हैं। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, इंशाल्लाह मिलकर एफर्ट कर रहे हैं अपने शहर की ग्लोरी को रिस्टोर करने की। इट्स अ जेन्युइन एफर्ट और मैं उम्मीद करता हूं कि कराची वाले बड़े नंबर में बाहर निकलेंगे और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे, इस इनिशिएटिव को बैक करेंगे। थैंक यू। अच्छा मिशेल, आप अमेरिका में किस किस्म के सोशल वर्क और कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व रही हैं? Yeah, I work with this organization called Development and Literacy, which actually their mission is to provide education for children in Pakistan in areas where it's not as accessible. So I work on that in my home in California, and then when I come here, I get to go see the schools that they have, and it's a really and the organizations that you were telling me about, Dua and Open. Yeah, so Open is organization for Pakistani entrepreneurs in North America. So it's this really great group of people that are able to connect through these shared ideas and really learn from each other. Yeah. ठीक है। अच्छा, पूछना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये पूछना चाहूँगी कि अब जाहिर है अगर हम ये देखें कि मशल ने इंटरनेशनली भी यूएस में भी काम किया है और वो इस तरह के सोशल वर्क प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्या उनका वहाँ से कोई इंटरनेशनल रनर्स को पाकिस्तान लाने का कोई प्लान है टू मेक इट अ ग्लोबल इवेंट?
Yeah, I hope that we can do this regularly, like every year or so, and like really expand and invite people from all over to really show what Pakistan, especially Karachi, is about. And obviously this year it's actually just a 5K and a 10K, so next year we actually hope to expand, or whenever the next events are, we hope to expand to more, like providing more options like half marathon and full marathon. ग्रेट जी, थैंक यू मशल, थैंक यू जरलीना और मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कराची ग्रीन मैराथन होने जा रही है कल, यानी कि 25 दिसंबर। तो आप सब ने, कराची वालों ने वहां पर पहुंचना है, दौड़ना है, कराची को सरसब्ज बनाना है और इस मिशन में मोमिना इंदुरैद फाउंडेशन का साथ देना है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आमतौर पर समझा यह जाता है कि अदाकार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अदाकारी करते हैं, ग्लैमर की दुनिया में मस्त मगन होते हैं, लेकिन जो सही अदाकार होते हैं, जो बड़े अदाकार होते हैं और जो इंसानियत से कुर्ब रखने वाले लोग होते हैं, वो अदाकारी करते हुए भी समाजी और माशरती रवैयों और बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते रहते हैं और इस तरह के बहुत सारे सोशल कॉजेज़ का हिस्सा बन जाते हैं कि जहाँ पर उन्हें अपनी आवाज़ उठाकर लोगों में किसी इशू के हवाले से बेदारी का जो मामला है वो सामने लाना होता है, तो वो उसमें पेश होते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। अदाकार तो हैं ही, आपने इनको मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारी करते हुए देखा है और होटलिंग के कारोबार से भी वाबस्ता हैं, तो ये भी एक उनकी जहत है। लेकिन सबसे ज़्यादा शोहरत जो उन्हें मिली वो इस वजह से मिली कि जब वो एक आम आदमी बन गए और आम आदमी बनकर उन्होंने माशरती नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू की। अर्जुमंद अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। आप बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आए हैं। मैं जी हाँ, ये कोरोना के चक्कर में सब इधर उधर हो गए और आपसे तो रब्ता तो कई सालों से था, लेकिन मुलाकात पहली दफ़ा हो रही है। ओवैस को मैं जानता हूँ बहुत अरसे से, तो यस इट्स गुड टू बी बैक इन पाकिस्तान। ये हमारे लिए भी ये जो है वो बड़ी इज्जत की बात होती है जब आप जैसे लोगों से वाकफियत होती है। तो आप सऊदी अरब में पहले तो ये बताएं हमारे नाजरीन को कि वहाँ कर क्या रहे हैं। अच्छा देखिए, सऊदी अरेबिया में एक तो यह है कि एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन आया है। जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो बहुत ही ज़हीन और बहुत ही नॉट जस्ट इंटेलिजेंट बट वेरी हार्ड वर्किंग यंग मैन रियली, एंड द साउदीज लव हिम एब्सोल्युटली। तो वो सॉफ्ट रेवोल्यूशन में वो बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं, जिसमें कि एक 2030 विजन है कि वो 2030 तक सऊदी अरेबिया को कहाँ किस मुकाम पे लेके पहुँचेंगे। उसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है टूरिज़्म का, यानी बहुत सी चीज़ें उसमें हैं। उसमें बहुत बड़ा एस्पेक्ट है टूरिज़्म का, और उस टूरिज़्म में जो पहला दरवाज़ा खुलेगा वो उस प्रोजेक्ट के साथ मैं हूँ इन्वॉल्व। वो कहलाता है, रियाद में ही बेस्ड है, दरैया गेट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये वो इनके जो आबा व अजदाद थे, इब्न सऊद, आले सऊद, वो 250-300 साल पहले उनके जो पुराने मट्टी के घर थे वो अब म्यूज़ियम बन चुके हैं और यूनेस्को प्रॉपर्टी भी है। वहाँ से पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ पे कुछ 25-30 सुपर लग्जरी होटल्स बनेंगे, म्यूज़ियम्स बनेंगे, ओपेरा हाउस बनेगा, गोल्फ कोर्सेज बनेंगे, रिटेल स्पेस, सो यू नेम इट। इट्स अ $50 बिलियन गीगा प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही, दैट्स हाउ बिग इट इज। लेकिन ये तो हम वहाँ आएंगे तो एक शख्स मेजबान के तौर पर हमारे लिए मौजूद होगा वहाँ पर। ये मेरा घर भी मौजूद होगा और आपके लिए, और रेस्टोरेंट्स तो इतने हैं कि रियाद इज बिकमिंग ए फूड सेंटर। I mean, there'll be so many fine restaurants. There are already so many fine. सही। तो अब आप क्योंकि हब में काम कर रहे हैं और जाहिर है आप वो सारी इंडस्ट्री देख रहे हैं बिल्कुल करीब से, पाकिस्तान की हुकूमत का भी इस वाली का ख़ास तौर पर ये इरादा है और ये वादा भी है कि हम टूरिज़्म को फ़रोग़ देंगे, और नॉर्थ का हो, चाहे ग्वादर का हो, चाहे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का हो। कैसे हो सकेगा ये यहाँ पर? व्हाट आर वी लैकिंग हियर? We started 40 years too late, but that's okay. That's okay. देर आए दुरुस्त आए। You're saying the government, if I'm allowed to say, yes, Imran Khan does have the vision, and thank God things are happening. सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है डोमेस्टिक टूरिज़्म, और डोमेस्टिक टूरिज़्म में मैं देख रहा हूँ कि उसको लोग जो हैं वो जा रहे हैं और इन जगहों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सिर्फ इतना है कि खुदारा इन जगहों को साफ सुथरा रखिए। ये आपका मुल्क है, ऐसा मुल्क
पूरी दुनिया में ऐसा खित्ता है ही नहीं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ बिल्कुल कि अगर ऐसा खित्ता मुझे कहीं और दिखा दीजिए आप, तो मैं आई डू व्हाटएवर यू वांट मी टू। दिस इतना बड़ा एरिया जो है विद सो मेनी नेचुरल रिसोर्सेज, such beautiful mountains and rivers and deserts and you name it, so we should capitalize on it, and inshallah another few years down the line you'll see not just domestic but foreign tourists coming in large numbers. इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि बहैसियत पाकिस्तानी आप जब मुख्तलिफ इश्यूज़ पर आवाज़ उठाते हैं तो वो जो आवाज़ है वो आपको क्या लगता है कहीं गुम तो नहीं हो जाती, कहीं दब तो नहीं जाती थोड़े अरसे के बाद? क्योंकि ये भी हमारे एक सोशल मीडिया का बड़ा मसला है और हमारी आवाम जो है जिन्हें हर मामले पर वोकल होकर आवाज़ उठानी चाहिए, उसका आपको क्या लगता है कि वो आवाज़ उठाने में ज़रा पीछे हैं या नहीं? देखिए, शुरू में तो हुआ था ये जो अब मैं कहता हूँ कि ये if I'm allowed to say this, एक तो चीज़ होती है क्लैशनिकॉफ और दूसरा होता है स्मार्टफोनकॉफ। ये मैंने एक नई टर्म कॉइन करी है। ये जो स्मार्टफोन है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो इस पर अब सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, जो बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन इट विल टेक सम टाइम ओवेस, मगर जो हमारी नई जनरेशन है उसमें ये शऊर पैदा हो गया है। अब लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं और लड़ेंगे। अच्छा, ये शऊर आपने काफ़ी अर्सा पहले बेदार एक तरह से किया जब वो रहमान मलिक साहब का सारा आया, तो वो हम चाह रहे हैं नाजरीन के लिए जरा आप वो भी समराइज करें कि वो क्या था, जरा रिलीव तो करें वो मेमोरी, और फिर ये कंपैरिजन भी करें कि अब आप पाकिस्तान आए हैं, आई एम श्योर एयरपोर्ट से आए होंगे, कोई वीआईपी मूवमेंट, कोई प्रोटोकॉल अब नजर आ रहा है, आपको क्या आइडिया है? आई एम टोल्ड स्पेशली बाय पीआईए एंड आई हैव फ्रेंड्स इन पीआईए कि पीआईए में स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आ गए हैं। देखिए, ये अब्यूज जो था ना, ये जो अपने प्रिविलेजेस का अब्यूज, ये लेट मी से दिस, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, पॉलिटिशियंस, जजेस, मिलिट्री जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड मुल्लाज, ये सब के सब जिनके पास थोड़ी सी ताकत थी, बिल्कुल वो फैल जाते। और सर मीडिया वाले भी, मीडिया वालों को भी शामिल कर लें। कर लें, आप कर लें। Perhaps, but I don't know. शिफा का आपने एटीट्यूड नहीं देखा सर? किसका? अच्छा, नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। That is a lie। वैसे आप नेशनल टीवी पे इधर गलत बयानी कर रहे हैं, मेरे इल्म में नहीं है। बिल्कुल नहीं, आई देखिए, इट्स अ कमर्शियल, जब कमर्शियल एयरलाइनर्स को आप रोकेंगे तो उसमें लाखों का नुकसान होता है। पीपल डोंट रियलाइज दैट। अगर पीआईए के उस तरह से, अफसोस अगेन इस बात पे होता है कि पीआईए ने कोई 21 एयरलाइंस को स्टार्ट इंसेप्शन से आगे तक बढ़ाया है, which includes Emirates, which includes Saudiya, which includes many. और हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं। बहरहाल the point here is not PIA। ये एक एटीट्यूड था। मुझे बड़ी हंसी आई एक इंटरव्यू देख के, हजरत अब्दुल रहमान मलिक का इंटरव्यू, कि उन्होंने कहा कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। Can I say this? कि he was blatantly lying. He was late, he held the flight, but he lied through this. उसके बाद सितम देखिए, कहते हैं कोई बात नहीं जनाब, मैंने अर्जुमंद को माफ किया। अरे वाह, ये है इंटरव्यू मौजूद। वाह वाह वाह, उल्टा चोर को तो डांटे। सर, इतनी इन्वॉल्वमेंट जाहिर है एक आम आदमी के लिए आवाज़ उठाना और फ्यूचर प्लान्स में, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी की जहते हैं वो अदाकारी तो है ही, उस पर भी हम आते हैं, लेकिन अगर होटलिंग की इंडस्ट्री को देखें, उसको बड़े करीब से देखा। आई रिमेंबर नाजरीन, पेशावर में, पेशावर का एक बड़ा होटल, अब मैं नाम नहीं उस तरह से ले सकती, लेकिन वहाँ पर इनको हमने देखा। अच्छा, फिर वो मुसव्विरी वाला भी कुछ एक सिलसिला था, आई डोंट नो कि वो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वो भी इनकी पर्सनैलिटी का एक है हिस्सा। फिर पढ़ने लिखने के तो अलग ही बात है कि वो शौकीन बहुत है। तो वहाँ पर हमने इनको देखा था पहली दफ़ा, आई वाज मतलब मैं टीन एज में थी अपनी, और मैंने इनको देखा और मैंने कहा, आई टोल्ड माय मदर कि ये तो हमारे साथ तो कोई 1-2 साल पहले की बात है ना ये तो? नहीं, ऐसे 1-2 साल पहले की नहीं है, काफ़ी ज़रा पहले की बात है, व्हेन ही यूज्ड टू बी इन पेशावर। लेकिन ये है कि वहाँ से एक वो था कि भाई पाकिस्तान का ऐसा ज़बरदस्त आर्टिस्ट। तो एक्टिंग पे हम डेफिनेटली अभी आएंगे, बात करेंगे। बिफोर दैट पॉलिटिक्स, ओके। आपको बड़े लोगों ने ऑफर्स भी की हैं, जो हुकूमत वक्त है इस वक्त, उनकी पार्टी से भी आपको मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि सर आप आ जाए, सर आप आ जाए, तो आप क्यों नहीं आए? कुछ वजूहात थी, और मेन वजह ये थी कि मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। अच्छा, बहुत से लोग फूटी कौड़ी ना होने के वक्त ही पॉलिटिक्स में आते हैं, उसके बाद मालामाल हो जाते हैं। लेकिन वो गुर हमारे वालिद मोहतरम ने सिखाया नहीं। तो जो ज़िंदगी गुजरी है, अल्लाह का करम है, हक हलाल वाली, तो आई हैव टू स्टिक टू दैट। एंड पीपल से कि
in politics you cannot be an honest man. I don't agree with it at all. There was a man called Muhammad Ali Jinnah, and there were many other people. So he is the role model. You can be in there and you can do things. अब मैं ज़हनी तौर पे भी तैयार हूँ, and I feel very strongly, and honestly it has nothing to do with yes, the हुकूमत वक्त पे PTI asked me, and minister and मरहूम नईमुल हक भी मुझसे मिले कई दफ़ा. I had to politely bow out of it. But let's see what happens in 2023. इंशाल्लाह अगर हालात मतलब अब आपकी जेब में फूटी कौड़ी आ गई है. क्या हुआ? फूटी कौड़ी आ गई है. फूटी कौड़ी आ गई है रियाल की शक्ल में. जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह. लेकिन नहीं, डू यू थिंक पॉलिटिक्स इन दीज टाइम्स इज डिफिकल्ट? क्योंकि अब जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे लोग भाई तब्दीली के ख्वाब देखते हैं, तब्दीली की बातें करते हैं, लेकिन जब वो मैदान में उतरते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि तब्दीली लाना इस माशरे में एक बड़ा मुश्किल काम है और ये सफ़र इतना आसान नहीं है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. और ये मुल्क तो बहुत बड़ी चीज़ होती है. जब मैंने होटल इंडस्ट्री में किसी होटल को टेक ओवर किया तो कई महीने लग जाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. और यहाँ पे तो ये हो रहा है अब, क्योंकि लेट मी मेक दिस पॉलिटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि अब सब चोर इकट्ठे हो गए हैं तो ऑब्वियसली दे वांट टू, एक नेशनल हीरो को अल्लाह ताला ने लाके आपका प्राइम मिनिस्टर बनाया है, उसको आप काम नहीं करने दे रहे, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी जहाँ जहाँ मौका मिलता है. ही हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस जिसका कोई जिक्र नहीं होता. एंड आई थिंक द मीडिया, द सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट, जहाँ कोई बात होती है उसको नेगेटिव उसका पहलू देखने लगते हैं. द लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस कंट्री. आप तो बहुत छोटी सी हैं, ओवैस भी छोटे हैं, लेकिन इवन इफ आई लुक एट माई लाइफ वे वी स्टार्टेड, देखिए सुई गैस ख़त्म हो गई, सुई गैस ख़त्म हो गई. अरे भाई, मैं जब सुई गैस पाकिस्तान में आई थी तो मैं छोटा सा था. माई फादर सेड दैट वी हैव डिस्कवर्ड गैस इन अ प्लेस कॉल्ड सुई, और इतनी गैस है कि ये 50 साल तक ख़त्म नहीं होगी. वो 50 साल भी गुजर गए, 60 साल गुजर गए. नाउ द थिंग इज, सो आई एम जस्ट सेइंग एट एवरी फ्रंट देयर आर इश्यूज दैट नीड टू बी रिजॉल्व्ड. बट आई ऑनेस्टली फील दैट यू हैव अ वेरी गुड लीडर, यू हैव एन ऑनेस्ट लीडर. और ये ऑनेस्टी के फैक्टर जो है ये 10 में से 8 नंबर होते हैं. बाकी रही कॉम्पिटेंसी एंड द इश्यूज, एंड यू मेकिंग हिज लाइफ मिजरेबल. मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिन्होंने ठान ली है कि इसको ना काम करेंगे ना करने देंगे. दैट्स द थिंग. सही. अच्छा, लोग चेंज को तो रेजिस्ट करते हैं, ये बात आपकी सही है, और हर जगह पर, हर इंडस्ट्री में ये होता है. लेकिन बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं कि वो जो एक टीम की सिलेक्शन होती है, इलेक्टेबल्स के मामलात भी देख लें, या जो टीम की सिलेक्शन है वो टीम की सिलेक्शन खान साहब सही तरीके से ना कर पाए, बाहर के लोगों को ले आए, बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं सामने. बहुत सारे बाहर वालों को ले आए जो कि उनकी पार्टी के नहीं भी थे, और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं. इट्स अ डिफिकल्ट टास्क स्टिल. दैट इज, यू नो, इट्स वेरी ट्रू. बहुत मुमकिन है, उसमें कोई शक नहीं है कि दिस इज वेयर IK मेड अ फ्यू मिस्टेक्स. देखिए, गलती बड़े बड़े बादशाहों ने भी की है, और इफ यू गो बैक टू 1000 years and what 2000 years, a lot of the kings and emperors have made mistakes. So Imran Khan is not an angel, he's a human being who's trying very hard. नीयत साफ है. जब वो एक शख्स काम करना चाहता है तो आप उसकी मदद करें. कोई ज़रूरी है कि आप उसको नेगेटिव हर चीज़ को लें. But that's the attitude of the politicians and the bureaucrats. Bureaucracy, बड़ा ख़तरनाक एक तबका है. So you know, if they say no, तो वो आपकी फाइल में ऐसा कोई क्लॉज डाल देंगे कि जहां आप कहेंगे अरे मरवा दिया, इसको अगर मैंने साइन कर दिया तो समझिए नैब मेरे पीछे, और नैब नहीं तो फुला चीज मेरे पीछे वगैरह. एंड देन यू हैव योर जुडिशरी व्हिच इज अ मेजर इशू इन दिस कंट्री. बिल्कुल सही है. अब कमिंग बैक टू द ओरिजिनल अर्जुमंद अजहर साहब जो कि उभरे थे, अच्छा अदाकार. Sir, people still want to watch you, मतलब people still want to have you on the screen. कोई ड्रामा, कोई मूवी, कोई any such projects? अभी कराची जाके मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर करना है. एक मूवी है जो शान ने बनाई थी, ज़रार के नाम से. हाँ बिल्कुल. उसमें मैं हूँ, छोटा सा हिस्सा. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि नदीम बेग साहब भी उसमें हैं, शान भी हैं. मेरा भी छोटा सा रोल है इसमें, यूनिफॉर्म जनरल और समथिंग. तो उसका वॉइस ओवर करना है. When that movie is going to come out. बाकी ड्रामा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बिकॉज आई एम वर्किंग इन सऊदी अरेबिया एंड आई डू हैव अ जॉब एंड यू नो इट टेक्स. सो अगर वो छोटा मोटा कोई काम हो, कोई टेलीविजन का कमर्शियल हो. अब अदाकारी इज अ फुल टाइम जॉब, ओके, लेकिन इट डजंट पे वेरी वेल. इट डजंट स्टिल. ऑफ कोर्स इट डज. वेल,
it doesn't pay the kind मतलब of यानी कि money एक that you शौक है जो आप करेंगे उस तरह से। मुझे तो शौक भी नहीं था, मुझे किसी ने धक्का देके आगे, वो सरदार जी वाली बात नहीं थी कि वो रेल की पटरी पे किसी ने, सरदार जी ने छलांग मारी, किसी की जान बचा ली, उसके बाद वो जब वापस आए सबने वाह वाह की। धक्का क्या था? Circumstances. अच्छा। Circumstances. Nothing here. Okay. Nothing here. And then I have friends in even in, I think the you know हम TV में जो अपना, बल्कि MD Productions में good old Mahesh Vaswani, who was a dear friend, a young man, he is the one who pushed me a lot, and many others. And फिर वो एक सिलसिला जब चल जाता है तो फिर वो आप घसीटे जाते हैं जगह जगह, आज भी फोन आते हैं। बिल्कुल सही। तो the most interesting actor that you have worked with? The most interesting situation was, and you know, there was a man who should be recognized. Ghazanfar Ali ने बहुत से लोगों को एक्टर बनाया, प्रोड्यूसर बनाया, डायरेक्टर बनाया। ग़ज़नफ़र बहुत बड़ी शख्सियत। तो पहला ड्रामा खुदा जाने क्या था, वो काला आसमान था या यही आसमान था या वो आसमान था, कुछ था। उसमें द वेरी फर्स्ट सीन आई एम थ्रोन इन फ्रंट ऑफ नौमान एजाज एंड आई सेड यार सुनो भाई, मैंने ना मेरे बाप ने ना उनके बाप ने कभी एक्टिंग की है, रज बचा लेना मुझको। तो नौमान वाज वेरी सपोर्टिव एंड ही काइंड ऑफ गॉट मी गोइंग। बट उसके बाद जितने भी एक्टर्स मिले, everybody was very, very supportive. I mean, I've done work with Bushra Ansari, who's a wonderful, wonderful lady. Bushra Ansari अगर यहाँ बैठी हो तो कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहेंगी, गाती रहेंगी, वो बहुत ही classical, she's got a great voice. So I think they're all great. The community is a very good community. लोगों की impression पता नहीं कैसे होते हैं कि actors कुछ अजीब लोग होते हैं, खतरनाक लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. Okay, so yeah, all of them have been very nice, very nice. हम भी सर वो बदमाश लोगों को ढूंढ ही रहे हैं इस इंडस्ट्री में आके कि हमें भी कहीं मिले, कोई मिल नहीं रहा, ना हम बन पा रहे हैं ना हमें कोई मिल रहा है। यानी किसको क्यों नहीं, आपको एक्टिंग करने की शौक है? अवैस हैज स्टडीड थिएटर। नहीं, अवैस हैज स्टडीड थिएटर एक्चुअली। मैं बदमाश बनने की बात कर रहा हूँ। तो बदमाश बनने में कितनी देर लगती है आपको? बन जाइए। रेजिस्टेंस बड़ी आती है उसमें भी, और वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हम। हाँ वो तो है ना, वो घर पे घरवाली तो है, वो तो रेजिस्ट करेगी। जी बिल्कुल। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, लवली टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने, और हमारे नाजरीन से हम आपका राब्ता, वो जो शिफा ने कहा था कि हम बार बार करवाते रहेंगे, क्योंकि डिजिटल दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है, ताल्लुकात बड़े आसानी से बन जाते हैं अब, तो मुख्तलिफ इश्यूज़ पर हम आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। बिल्कुल करते। मैं आपको बताऊँ उवैस, probably the most happening city in the world is Riyadh, Saudi Arabia. अच्छा। जितना जो कुछ हो रहा है वहाँ पे आप यकीन नहीं कर सकते। You know, you've got 5 to 10,000 coffee shops in a city called Riyadh. 5 to 10,000. I don't know if it's 5 or 10,000. And it is all the recent development या पहले से? In the last few years. Last few years. Few years. अब जिस इदारे में मैं काम करता हूँ, this is very good news. 40%, we have like 1,200 people working. 40% are young girls, women. अच्छा। 40%. Okay, all youngsters, all have gone abroad. So there's a real change. हाँ, आप नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं, वो कॉन्सर्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस्लाम खतरे में पड़ गया। इस्लाम को कुछ नहीं हो रहा है। मक्का मदीना इज बैक टू नॉर्मल। मैं अभी उम्रा करके आया हूँ 2 हफ्ते पहले, तो अल्लाह का करम है, एवरीथिंग इज फाइन। But we will stay in touch, and I can give you some beautiful side of Saudi Arabia and tourism industry out there, and this. बिल्कुल बिल्कुल। एंड जाते जाते इमरान खान साहब को, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको आखिर में क्या मशवरा देना चाहेंगे? दैट इज योर कैमरा, ही इज लुकिंग एट यू, ही इज लुकिंग एट अर्जुमंद Imran Khan is looking at me and everybody else. IK, you are not alone, okay? We're all here, we'll support you. I certainly have intentions to. मेरी बेचैनी अपनी जगह रही है कि I could not join you earlier, but I'm there and I'm going to help you anytime, anywhere, wherever you need me. Okay. बहुत शुक्रिया अर्जुमंद साहब, इट वाज लवली हैविंग यू। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।